फ्रेंड्स 26,277 से जो निफ्टी में गिरावट शुरू हुई है, उस गिरावट की सपोर्ट रेंज हमने पहले ही मेंशन की हुई थी। ये 24,047 से लेके 22,667। अब इस रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है। और किस तरीके से आया है, पैटर्न को समझते हैं। यहाँ से वेव ए है, फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी है, जो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ से वेव सी का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये 100 और 123% की रेंज वेव सी के लिए निकल के आ रही है। इस रेंज में वेव सी कंप्लीट हो सकता है। अब इस वेव सी का प्रोग्रेस अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3 और 4 और 5th का प्रोजेक्शन हमने पिछले वीडियो में भी निकाला था 38 to 61%। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड हो सकता है। क्यों बोला था? क्योंकि ये 100% मिनिमम वेव सी का जो टारगेट है वो 61% के भी नीचे आ रहा है। यानी कि वेव 5 61% के नीचे जाता है तो वो एक्सटेंडेड वेव 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वेव सी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंड हो सकता है या फिर ये वेव 5 भी है, राइट। तो ये वेव सी के प्रोग्रेस को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है और वेव सी का प्रोग्रेस हम अलग से देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे 1 और एक इरेगुलर वेव 2 कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे हम 3 और 4 बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 38% से ज़्यादा रिट्रेस कर चुका है, तो ये 4 माना जा सकता है। अब यहाँ से हमने 5th का प्रोजेक्शन निकाला 38 to 61%। और मैंने बात की थी कि अगर ये वेव सी को अपने मिनिमम प्रोजेक्शन को अचीव करना है तो एक्सटेंडेड वेव 5 को होना पड़ सकता है। अब इस वेव 5 के प्रोग्रेस को देखें तो यहाँ से मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम में काउंटिंग करने की कोशिश की थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने कहीं ना कहीं लग रहा है कि चलो भाई इम्पल्स तो अब कंप्लीशन के बिल्कुल करीब है, या हो सकता है अभी कि कंप्लीट हो जाएगा थोड़े टाइम में इसके नीचे जाने के बाद, ऐसा देख के लगता है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन ना हो तो ऐसा एबनॉर्मल पैटर्न देखने जाएंगे तो नहीं होगा। बाकी ऑलमोस्ट हमें लगता है कि ये पैटर्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक इम्पल्स शुरू होने वाला है और उसका मिनिमम टारगेट ये है। तो हम उसको जनरली किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने वाला है तो एटलीस्ट उसका वेव 1 इतना होगा, फिर वेव 2 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कौन कैप्चर करेगा, वेव 3 करेगा, फिर 4 आएगा और फिर जो है बाकी बचा जो मूव है वो वेव 5th जो है वो कंप्लीट कर देगा। हम एक्सपेक्ट इस तरीके से करते हैं कि जनरली इस तरीके का मूव आना चाहिए, लेकिन अभी जो आया है उसमें वेव 1 देखिए, यहाँ पे निग्लेजिबल वेव 1 है, राइट। तो उसके हिसाब से इसको अगर हम वेव 3 कंसीडर करें तो कितना % ये प्रोजेक्ट हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये 4 आ भी जाता है तो 5th जो है वो इतना डिस्टेंस, क्या बड़ा सा डिस्टेंस जो है वो 5th कैप्चर करेगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 4th कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कि अभी 4th कंप्लीट होगा, उसके बाद 5th के लिए भी बहुत सारा डिस्टेंस कवर करने के लिए बचा है अगर वेव सी अपना मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव करता है तो, राइट। तो यहाँ से वेव 5 का प्रोग्रेस अब तक जो हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हमें लग रहा है कि किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचेगा, या फिर पहुँचेगा कि भी यहाँ पे ही ये वेव सी जो है, पूरा वेव सी ये अपने मिनिमम प्रोजेक्शन को अचीव किए बिना ही कंप्लीट कर देगा, राइट। तो वो तो कंफ्यूजिंग सिनारियो हो गया। तो ऐसे तो हम बाइंग का ट्रेड में नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये मिनिमम नहीं आया है तो बाई का ट्रेड लेने में थोड़ी झिझक हमें रहती ही है, राइट। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक और काउंटिंग का ऑप्शन समझना पड़ सकता है। अब जो भी इलियट वेव थियरी में हमने सीखा है उन सबको अप्लाई करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वेव 5 का डिक्लाइन जो है बहुत ही शार्प हो रहा है, राइट। तो ये सी की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो सकती है,
हो सकता है कि ये शार्प फॉल जो है वो वेव 3 का ही पार्ट हो। तो उस केस में क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 और ये 4। जो करेक्टिव बाउंस हम मान रहे थे कि ये ओवरऑल सी का फोर्थ है, वो हो सकता है कि इंटरनल 3 का ही कोई 4 है और यहाँ पे अब भी ये वेव 3 का ही फिफ्थ चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 3 को हमें शिफ्ट करना पड़े यहाँ पे। तो उस केस में क्या है कि हमें रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाला था वेव 4 के लिए, वो अब हम क्या करेंगे, नए लॉ से निकालेंगे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है। पहले हमने यहाँ से निकाले थे, राइट, कि ये वेव 4 है, 38% के थोड़ा ऊपर गया और डिक्लाइन किया, ये वेव 5 है। अब ये डिक्लाइन को देख के ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे हम 3 को शिफ्ट कर दे, ये वाले 3 को यहाँ पे, और 4 की रेंज जो है अब ये नई निकल के आ गई है 23 to 38%। अब मान लीजिए कि इस रेंज में निफ्टी कोई करेक्टिव बाउंस हमें देता है, तो 3 के बाद 4 कंप्लीट हो गए, फिर फिफ्थ जो है वो इस रेंज में जा सकता है। दूसरी बात, ये तो ओवरऑल हमने एक डिस्कशन कर दिया कि ये एक चीज़ हो सकती है। अब मान लीजिए कि ऐसा जो हमने पहले सोचा था वही है, यहीं पे 3 है और यहीं पे 4 है, तो ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ के अंदर हो सकता है कि ये 1 और 2 के बाद 3 है, 4 प्रोग्रेस में है और फिफ्थ जो है वो थोड़ा बड़ा होके एक्सटेंड होके 100% तक जा सकता है। तो उस केस में हमें ये वेव 3 की रिट्रेसमेंट रेंज निकालनी होगी जो इससे थोड़ी नीचे आएगी, राइट। तो उसको मैं निकाल देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा वेव 1 और 2 कंप्लीट हुआ है, तो ये 23 to 38% जो है ये रेजिस्टेंस रेंज है। अब यहाँ पे निग्लेजिबल फ़र्क है दोनों में, ये टॉप में और ये में, तो मैं टॉप से भी निकाल सकता हूँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो एक और रेजिस्टेंस रेंज हमें मिल गई है 23,385 से 23,460। इस रेजिस्टेंस रेंज में अगर करेक्टिव बाउंस होके इसके ऊपर ना जाके डिक्लाइन कर रहा है, तो हम मानेंगे कि 5 के अंदर ही ये 3 है, ये 4 है और फिफ्थ जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होके हो सकता है कि यहाँ तक पहुँच जाए, राइट। तो अभी के लिए इतना सब कुछ समझने के बाद कंक्लूजन निफ्टी में ये निकलता है कि सबसे पहले हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस रेंज है, अगर इसको ब्रेक कर देता है 38% के ऊपर, तो उसके बाद हमारे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस रेंज भी है जहाँ पे भी निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर 23,673 के ऊपर ट्रेड करता है, वो भी इम्पल्सिवली ट्रेड करता है, तभी हम मान लेंगे कि ये वेव सी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है। तब तक यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस रेंज है, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। पहली वाली में रेजिस्टेंस लेता है तो कितना डिक्लाइन, किस तरीके से रेंज निकालेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने इलियट वेव मेरे से सीखा हुआ है। अगर वीडियो कोर्स भी देखा हुआ है तो भी ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो टारगेट रेंज कौन सी निकलगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कोर्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।